नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हाल फिलहाल की है, हालिया है। बात बिहार के मुजफ्फरपुर की है। तारीख थी 19 जनवरी 2025। थाने पर, शहर का थाना था, थाने पर एक महिला आई अपनी शिकायत लेकर, जिसका नाम था चानो खातून। चानो खातून ने थाने पर बताया कि मेरी लड़की ससुराल में थी और उसने मुझे फ़ोन किया कि उसकी जान खतरे में है। हम भाग कर आए, लेकिन न लड़की है न लड़की का मोबाइल फ़ोन है। हमें ऐसा लगता है कि लड़की को मेरे लड़की के ससुराल वालों ने या तो मार दिया है या कहीं भगा दिया है। ये मामला है बरूराज थाना क्षेत्र का और गांव है बैजनाथ, बड़ा बैजनाथ गांव। खैर, पुलिस मौके पर पहुंची, पूछताछ की, पूछा कि भाई कहाँ गई, तो उन्होंने कहा साहब वो किसी गैर आदमी का फ़ोन आया था और उससे बात कर रही थी। पति ने इस पर आपत्ति की, दोनों में झगड़ा हुआ। फिर पति ने मोबाइल छीन कर देखा तो उसके अकाउंट में कुछ पैसे भी आए थे। वो ये जानना चाह रहा था कि ये पैसे किसने भेजे हैं और तुम्हारी किससे बात हो रही थी। इसी झगड़े के बाद लड़की वहाँ से निकलकर चली गई, वहाँ से निकलकर भाग गई। लड़की का नाम नूरजहां खातून था और उसके पति का नाम मोहम्मद नाजिर था। तो पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछा, पता लगा इनके यहाँ लड़ाई झगड़ा होता रहता है और तमाम चिल्लपों की आवाज़ भी आती रहती है। ये कहा नहीं जा सकता कि लड़की कहाँ गई होगी। बहरहाल पुलिस वालों ने मृतका, ये जो गायब हुई थी, उसकी माँ को ये बताया कि भाई आप लोग फिर से ढूंढिए, हो सकता है वो नाराज होकर अपने ससुराल से कहीं चली गई हो, आप लोगों की तरफ गई हो। बहरहाल 19 तारीख से 21 तारीख हो गई, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। जो उसकी माँ थी, उसने चानो खातून ने, वो गांव में ही रही और उसने गांव वालों से तरह तरह से बात करने की कोशिश की। एक बात उसे ये पता लग गई कि तुम्हारी बेटी की हर हाल में घर वालों ने हत्या कर दी है। यह सुनकर वो 21 तारीख को फिर थाने पर पहुंची और उसने कहा कि मेरी गुमशुदगी आपने 19 को लिखी थी, हम कुछ लोगों के खिलाफ FIR करना चाहते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि मेरी बेटी की हत्या करा दी गई है। और 21 जनवरी को उसने अपने दामाद नाजिर हुसैन और 5 अन्य लोगों के खिलाफ एक FIR दर्ज करा दी। लड़की के गायब होने यानी अपहरण और उसकी हत्या करने की FIR दर्ज कराई गई। बहरहाल 24 फरवरी को, 24 जनवरी को, 21 जनवरी को ये FIR हुई। पुलिस ने इस बारे में जांच पड़ताल की। पुलिस ने भी गांव में ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये लड़की गई कहाँ, जो गांव की बहू थी वो आखिर गई कहाँ। बातचीत करते करते ये पता लगा कि 24 जनवरी को इसके शव को दफना दिया गया है। कहाँ मारा, कहाँ से ले आए, लेकिन 24 को, क्योंकि वो 19 तारीख से गायब थी, 24 को उसका शव दफना दिया गया है। दफनाने वाली जगह का भी इशारा किया उन लोगों ने कि कहाँ पर होगी। बहरहाल पुलिस ने फ़ौरन SDM के यहाँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ रिक्वेस्ट की कि एक मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी जाए ताकि बॉडी को वो जहाँ दफनाया गया है उसको एक्सह्यूम करके, यानी बाहर निकालकर उसका पोस्टमार्टम कराया जाए ताकि मरने के पीछे के कारणों का पता लग सके। 24 को ये सूचना घर वालों ने पुलिस को दी थी कि फलां जगह इसको गाड़ के, कब्रिस्तान के पास ही इसे गाड़ के दफना दिया गया। कब्रिस्तान में नहीं दफनाया था, कहीं और उसी के आसपास के किसी इलाके में खोद के गाड़ दिया था। पुलिस ने
24 को ही एक प्रार्थना पत्र दिया डीएम के यहाँ, और 25 तारीख को एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम की तैनाती कर दी गई। और जिस जगह पर, जिस निर्दिष्ट जगह पर जब खुदाई की गई तो वहाँ से लाश मिल गई। लाश में बहुत बदबू आ रही थी और भीड़ वहाँ जुट गई। एफएसएल की टीमें भी आ गईं, डेड बॉडी का सैंपल लिया गया और फिर पूरी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस वालों ने कोशिश की और पहले जब उसको बुला के बात की थी, उसके दामाद नाजिर हुसैन को, और जिन पे शक था, तो उस समय वो लोग मौजूद थे। लेकिन जैसे ही बॉडी एक्सह्यूम करके निकाली गई, पूरा परिवार घर छोड़कर भाग गया, कोई भी नहीं मिला। और बाद में थानाध्यक्ष वहाँ के संजीव कुमार दुबे थे, उन्होंने बताया कि अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसी बीच जब आरोपी भाग गए और पुलिस ने डिटेल जांच पड़ताल शुरू की, तो ये पता लगा कि इस महिला की 2017 में शादी हुई थी और उसके बाद इसके कुल 5 बच्चे हुए, जिनमें से 3 की, जिनकी उम्र 1 साल के आसपास रही होगी, तीनों की अलग अलग समय पे तीनों की रहस्यमयी मौत हो गई। उस समय भी मृतका ने अपने परिवार में, आसपास लोगों से ये कहा था कि इस तरह से एक एक करके, एक ही उल्टी दस्त से इनकी मौत हुई थी। डॉक्टर के पास भी ले जाया गया था। डॉक्टर ने भी ये शंका जताई थी कि ये डायरिया नहीं लगता है, कुछ और बात है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तीनों की मौत हो गई अलग अलग टाइम पर, 2-2, 4-4, 6-6 के महीने के अंतर में। और वर्तमान में सिर्फ 2 बच्चियां मृतका के पास थीं। ये भी बताया गया कि चूंकि इन लोगों ने, ससुराल वालों ने दहेज में एक मोटरसाइकिल की मांग की थी, लेकिन लड़की वाले यानी जो नूरजहां खातून के परिवार वाले थे, ये एक मोटरसाइकिल देने की हैसियत में नहीं थे। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो उनको मोटरसाइकिल दें, और इसी मोटरसाइकिल के न मिलने के कारण नूरजहां खातून की तरह तरह से प्रताड़ना ससुराल में की जा रही थी। नूरजहां खातून की मृत्यु के बाद जब पुलिस ने डिटेल इन्वेस्टिगेशन की, तब उसके 3 बच्चों के रहस्यमयी मौत की बात भी आई। तब ये बात पुलिस की भी समझ में आ रही थी कि जरूर कुछ न कुछ बात ऐसी हुई है। उन बच्चों की तबीयत खराब होने पर जिस डॉक्टर को दिखाया गया था, उस डॉक्टर का भी बयान नोट कर लिया गया। जब ये पकड़े जाएंगे, जब इनकी गिरफ्तारी होगी, तब ये सही सही क्लियर होगा कि क्या उन 3 निरपराध, अबोध और बहुत छोटे बच्चों की हत्या में भी ससुराल वालों का हाथ तो नहीं है। क्योंकि ससुराल वाले रोज एक नई कहानी बता रहे थे कि साहब वो ऐसा हो गया, और साहब उसने कमरा बंद कर लिया, कमरा बंद करने के बाद वो लटक गई, या फिर क्या हुआ, उसके बाद कौन आया उसकी लाश को वहाँ से ले गया, किसने दफनाया मुझे ये भी नहीं पता। इस तरह की बातें पुलिस के सामने उल्टी सीधी वो लोग करते रहे, ससुराल वाले। तो अब पुलिस इस निष्कर्ष पे पहुंची है कि तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके, एफएसएल से जो सैंपल इकट्ठा किए गए हैं उसके डिटेल इन्वेस्टिगेशन या उसकी डिटेल जानने के बाद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हो गई है। हालांकि लाश 6 दिन बाद, घटना के 6 दिन बाद बरामद हुई थी, लेकिन फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है कि महिला की हत्या की गई थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH हॉस्पिटल भेज दिया गया था और वहीं से इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई। एसपी विद्यासागर ने ये बताया कि घटना की सूचना पुलिस को थोड़ा विलंब से मिली, कि इस तरह से उसकी लाश को कहीं दफनाए जाने की आशंका है, इसकी सूचना थोड़ा विलंब से मिली। चूंकि परिजन इसके लड़की के वो छपरा के ही रहने वाले थे, मृतका की माँ तुरंत मौके पर पहुंच गई थी, हल्ला गुल्ला मचाया था, थाने पर आकर उसने गुमशुदगी भी लिखवा दी थी, लेकिन वो मर गई है इसके बारे में
कुछ पता नहीं लगा। जो पता लगा वो बहुत बाद में पता लगा। बहरहाल पुलिस इसका अनुसंधान कर रही है और कोशिश कर रही है कि जो लोग इसमें शामिल थे, जिन 5 लोगों पे एफआईआर की गई थी, जब उनकी गिरफ्तारी होगी तो जो कारण हैं उसकी हत्या के, नूरजहां खातून के, वो तो पता लगेंगे ही लगेंगे। बाकी उसके 3 बच्चों की किन परिस्थितियों में हत्या हुई है, इसका भी पता लगाने की जिम्मेदारी पुलिस की है। विवेचना होगी तो जरूर इस पर भी, इस रहस्य से भी पर्दा उठेगा। आज की घटना देखिए, आज फिर एक महिला की हत्या हुई। परिजन यानी लड़की के घर वाले इसे दहेज हत्या बताते हैं। वो यही बताते हैं कि मोटरसाइकिल हम नहीं दे पाए थे जिसकी वजह से मेरी बेटी की हत्या कर दी गई। मैं कहता हूं कि अगर ये कारण नहीं भी है तो भी महिला की हत्या हुई है। किसी भी कारण से हुई हो, महिला की हत्या हुई है। और अगर दहेज की वजह से हुई है तो ये तो आप समझ ही रहे हैं कि दहेज का दानव तमाम प्रयासों के बाद भी उसी रफ्तार से ऐसी नव विवाहिताओं को निगल रहा है। आप अपने आस पड़ोस में भी अगर ध्यान देंगे, पता करेंगे, तो आपको एक निश्चित अंतराल में ही कहीं न कहीं इसकी सूचना मिलेगी कि शादी के बाद बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए और किसी बहू की हत्या हो गई। उसको हर हाल में आत्महत्या दिखाने का प्रयास किया जाता है। जैसे आग लगाकर वो जली है अगर, तो ये बताया जाएगा खाना बना रही थी और गैस से अचानक उसके नायलॉन के दुपट्टे में आग लगी और वो जल गई, जबकि ये सत्य नहीं होता है। एक अलग से आईपीसी में सेक्शन जोड़ा गया था इसी दहेज हत्या को रोकने के लिए, 304 बी आईपीसी दहेज हत्या का, जिसमें ये बताया, उसको डिफाइन किया गया कि विद इन 7 years ऑफ मैरिज, 7 साल शादी के बीच में, शादी और उस 7 साल होने के बीच में यदि किसी भी महिला की, विवाहिता की, दुल्हन की, बहू की अननेचुरल डेथ होती है तो उसको दहेज हत्या ही माना जाएगा, ऐसा ये बताया गया। और मैंने आपको बताया कि जब मैं जिला दर जिले का एसपी हुआ करता था तो हर 3 महीने में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जज और एसएसपी के साथ कंबाइंड जेल विजिट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि भीतर जाकर आप भी देखें कि जेल में कैदियों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, उन्हें किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं है। कभी कभी ये पता लगाने की कोशिश भी डिस्ट्रिक्ट जज और सीजीएम करते थे कि ऐसा तो नहीं है किसी व्यक्ति की ज़मानत हो गई है, लेकिन ज़मानत की राशि या जामीनदार बोलते हैं जिसको, जो जमानत लेते हैं, उनके न मिलने के कारण वो लंबे समय से जेल में रह रहा है। सारा डॉक्यूमेंट जो लोग जेल में हैं उनका लेके डिस्ट्रिक्ट जज के साथ लोग चलते हैं और एक एक से पूछ के और ये देखते हैं कि किस स्तर पर इनका ट्रायल है, या कहीं ये जमानत राशि जमा न करने के कारण तो जेल में नहीं है। ये सब चीज़ें वहाँ जेल में जाकर पूछते हैं। ऐसे में महिला जेल की विजिट भी की जाती है। और सबसे, जिसको कहते हैं कि सबसे दुखदाई होता था उस ज़माने में महिला जेल का विजिट करना। वहाँ 90% महिलाएं दहेज हत्या की आरोपी महिलाएं हुआ करती थी। 80 साल की बुजुर्ग महिला से लेकर 5-6 साल के बच्चियां, जो ननद कही जाती हैं, 10 साल की बच्चियां, और कुछ गर्भवती महिलाएं जो लिखाई गईं और पकड़ी गईं, जेल भेजी गईं, उनके बच्चे तो जेल में ही पैदा होते हैं। और सुनते ही बस दहाड़, जैसे पहुंच गए डिस्ट्रिक्ट जज साहब, डीएम साहब, भाई क्या बात है, दहाड़ मार कर रोने लगती थी कि साहब मुझे गलत फंसाया गया, मेरा कोई लेना देना नहीं था। और कोई कहता है मैं 1.5 साल से जेल में हूँ, कोई कहता है 2 साल से जेल में हूँ। और वो कष्ट, मतलब जो भी इस फील्ड में होंगे, जेल से संबंधित जो अधिकारी होंगे, जो विजिट के लिए जाते होंगे, हर जेल में एक जेल विजिटर भी सरकार की तरफ से प्राइवेट व्यक्ति रखा जाता है, ये देखने के लिए कि कोई ज्यादती तो किसी के साथ नहीं हो रही है। अगर वो भी कोई होगा, गया होगा, तो वो बहुत ही दुखदाई क्षण होता है वहाँ पर जाकर,
जिस तरह से 304 बी या दहेज हत्या का कहीं कहीं गलत इस्तेमाल किया गया है। अगर लड़की किसी की उसकी मृत्यु हुई, मारी गई वो, या मृत्यु हुई, कोई अननेचुरल डेथ हुई, तो उसके घर वालों को लगता है कि लड़की से ही हमारा इनका संबंध था। जब लड़की ही नहीं है तो सबको लिखाओ, सबको जेल भेजो, सब जेल जाएं, सब जिम्मेदार हैं, सब अपराधी हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी ने कुछ किया हो या न किया हो, सब अपराधी की श्रेणी में आते हैं। और चूंकि बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्टेड होता है, यानी अपराधी को ये साबित करना है कि उसने ये अपराध नहीं किया है। प्रोसिक्यूशन को ये साबित नहीं करना है कि साहब ये, वो तो कहेगी साफ साफ कि भाई इन्होंने अपराध किया है, अब इन्होंने किया है कि नहीं किया है ये कोर्ट में साबित करें। बर्डन ऑफ प्रूफ वहाँ शिफ्टेड होता है। इसलिए पुलिस भी कतई इसमें दिमाग नहीं लगाती कि किसी की गलती है या नहीं है। बस जो नामजद हैं सबको बटोर लाएगी और जेल तक पहुंचा देगी। लोग जब विरोध करते हैं कहते हैं कि साहब मुझसे कोई लेना देना नहीं था। घटना ये बिहार की है। सगा भाई मुंबई रहता है, शादी के समय सिर्फ आया था, बीच में कभी आया भी नहीं, तो नेचुरली उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लिखाया गया है तो वो जेल जाएगा। जब ट्रायल होगा और ट्रायल में तमाम चीज़ें रखी जाएंगी कि नहीं साहब ये तो उस समय बम्बई में थे, फुटेज देंगे या और भी कोई एविडेंस होगा देंगे, तब जाके कहीं वो बेचारा निर्दोष साबित होगा या उसे बाहर आना होगा। तो इसलिए ये बहुत गंभीर बात है, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि मृतका के 3 बच्चों की भी रहस्यमयी मौत पहले हो चुकी थी और इस पर से भी पर्दा हटना बहुत ज़रूरी है। ये बात पब्लिक डोमेन में मृतका के लाश मिलने के बाद और ये साबित होने के बाद कि घर वालों ने ही, पति ने ही इसकी हत्या की है, उसके बाद फिर सभी लोगों ने बताना शुरू किया कि इसके 3 बच्चे भी एक एक करके, और बहुत ही संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई थी। तब भी ये बात आई थी कि घर में ही कोई ऐसा कर रहा है, लेकिन अब चूँकि ये रहता है कि ससुराल में है, किसी पर आरोप लगाएंगे तो फिर ससुराल में रहना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से इस बात को रफा दफा कर दिया सोसाइटी ने भी और उनके घर वालों ने भी। तो सबसे ज़रूरी ये है कि विवेचना ऐसी ठीक ठाक हो कि कम से कम उन 3 मासूम बच्चों की कि मरने की जो कंट्रोवर्सी है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उन्हें भी मारा गया था, उस पर उससे पर्दा उठाया जा सके। अगर विवेचना में ये साबित होता है कि ससुराल वालों ने ही लड़की के घर वालों पर दबाव बनाने के लिए कि वो मोटरसाइकिल दें, एक एक करके इन बच्चों की जीवन लीला समाप्त की है, तो इससे गंभीर बात हो ही नहीं सकती। बहुत गंभीर प्रकरण होगा। और मैं जो भी लोग इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि वो ज़रूर जो ग्रामीण एसपी हैं विद्यासागर जी, या फिर जो वहाँ के थानाध्यक्ष हैं संजीव कुमार दुबे जी, वो भी इस पहलू की ज़रूर गहराई से जांच करें। बहरहाल जब तक लड़की और लड़का जिनकी शादी होनी है, जिनकी शादी तय हुई है, जब तक वो दोनों स्वयं इस दहेज प्रथा के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, तब तक ये अपराध होता रहेगा। हम इसी तरह आपको किस्से कहानी बताते रहेंगे और ये अपराध होते रहेंगे। अब इस युवा पीढ़ी को सामने आना होगा। अगर घर वाले शादी तय करने जा रहे हैं, घर में सब बात कोई छिपती नहीं, जिस लड़की की शादी की बातें चल रही हैं वो ये बिल्कुल नहीं छिपती कि क्या मांगा गया है और क्या देना है। अगर लड़की उस समय रिजिड हो, लड़की के हमउम्र जो रिश्तेदारी में और लड़कियां हों वो रिजिड हों कि नहीं, दहेज नहीं दिया जाएगा, अच्छा खाना पीना करा देंगे, खूब स्वागत सत्कार कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन दहेज नहीं दिया जाएगा,
विरोध होगा इसका। पहले तो घर वाले ही विरोध करेंगे कि तुम कौन होती हो ये कहने वाली। लेकिन अगर ये एक बार खड़े हुए इस प्रथा के विरोध में, आप यकीन मानिए ज़रूर कुछ न कुछ सुधार होगा। और ये जो बच्चियां जो तुरंत शादी करके गईं और अर्थी में लिपट कर लौटी, ये कम से कम बंद होगा या कम होगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।